नमस्कार दोस्तों, आईपीआर गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था ओरिजिन ऑफ आईपी और हिस्ट्री ऑफ आईपी। बेसिकली जो आईपी था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसकी शुरुआत दुनिया में कैसे हुई और भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो हमारे बहुत ही बेसिक सेशंस थे। आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। बेसिकली देखा जाए तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की शुरुआत अब यहीं से होती है। यहाँ से हम लोग सारे एक्ट्स पढ़ेंगे। पेटेंट्स एक्ट हो गया, हमारा ट्रेडमार्क एक्ट हो गया, कॉपीराइट एक्ट हो गया, जीआई एक्ट हो गया, एसआईसीएलडी एक्ट हो गया। ये सारे एक्ट अब हम लोग आगे फर्दर अपनी क्लासेस में करेंगे। उसी कड़ी में आज का हमारा पहला लेक्चर रहने वाला है द पेटेंट्स एक्ट 1970। लेक्चर नंबर 4 है द पेटेंट्स एक्ट 1970 और ये इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत यूज़फुल है। मैं आपको एक दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़, आपको इतनी ईजी लैंग्वेज में ये पूरा का पूरा एक्ट पढ़ा दूंगा कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप सारे के सारे क्वेश्चंस का सही आंसर आप टिक करके आओगे, सही आंसर आप दे के आओगे। और दूसरी चीज़, आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आज दूर हो जाएंगे। जितने भी आपके मन में पेटेंट्स एक्ट से रिलेटेड डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आज दूर हो जाए, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं कई सालों से आईपीआर पढ़ा रहा हूँ। तो जो भी बच्चों के डाउट्स आते हैं, मैं वो डाउट्स कहीं ना कहीं उनके अपना एक कहीं पर कॉपी में लिखता रहता हूँ, रेगुलर देखता रहता हूँ कि किस तरह के बच्चे डाउट्स पूछ सकते हैं। और उनका डाउट्स का लेवल भी बहुत अच्छा रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया कुछ भी उन्होंने पूछ लिया, नहीं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं। तो मैं वो सारे डाउट्स लिखता रहता हूँ एक जगह, फिर पूरा इकट्ठे कर लेता हूँ। और फिर जब उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ मुझे पढ़ाना होता है तो मैं वो सारे डाउट्स एक ही जगह चैप्टर्स को पढ़ाते पढ़ाते वो सारे डाउट्स भी सॉल्व करता चलता हूँ। तो ये हमारा द पेटेंट्स एक्ट 1970 आज से शुरुआत हो रही है। कोशिश करेंगे 2 से 3 लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। हर एक एक्ट को हम 2 से 3 लेक्चर में ही कंप्लीट करेंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं पूरा एक्ट आपको एक ही वीडियो लेक्चर में दे दूंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और आपके लिए सब्जेक्ट भी बोरिंग हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पार्ट में डेफिनीशन और मीनिंग वगैरह ये सब सारी चीज़ें कवर करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे कि क्या प्रोसेस होता है, ऑनलाइन कैसे फाइल किया जाता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, कौन कौन से फॉर्म्स लगते हैं, क्या क्या फीस है। और फिर थर्ड स्टेप में सबसे इम्पॉर्टेंट जितने भी आपके सेक्शंस हैं ये सेक्शंस पढ़ेंगे। कौन कौन से सेक्शंस हैं, कुछ सेक्शंस हम लोग डेफिनेशन और मीनिंग के टाइम पे भी कवर करेंगे। बस जो लास्ट लेक्चर सेक्शंस का रहेगा यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर करेंगे, प्लस लास्ट में उनका रिवीजन करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से मैं आपको सारे एक्ट्स पढ़ाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपना लेक्चर द पेटेंट्स एक्ट 1970। हर एक आईपी की कैटेगरी के साथ, आईपी की टोटल 10 कैटेगरी हैं, हर एक कैटेगरी के साथ अपना एक एक्ट एसोसिएट रहता है। मतलब हर एक कैटेगरी का अपना एक एक्ट है। देख रहे हैं आप, जीआई का जीआई एक्ट है, एसआईसीएलडी एक्ट है, पीपीवी एफआर एक्ट है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक, और आप देखिए हर एक एक्ट के साथ रूल्स भी दिए गए हैं। अब देखिए दो चीज़ समझिए। पहली चीज़ ये समझिए दोनों में डिफरेंस क्यों है और क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों में, और ये 2003 में ही क्यों आया। ये सारी चीज़ें अभी आपके मन में जो डाउट्स है मैं दूर करता हूँ। देखिए सॉरी, एक्ट जो है ये बनाती है पार्लियामेंट। कोई भी एक्ट कहाँ से पास होता है, हमारे देश की संसद से या पार्लियामेंट से। ठीक है, रूल्स बनाती है कोई जो ऑथराइज बॉडी होगी, जैसे मान लीजिए सीजीपीडीटीएम हो गया, या मान लीजिए जो गवर्नमेंट हो गया, सरकार बनाती है, या मान लीजिए जो मिनिस्ट्री, जो मंत्रालय होता है वो बनाती है। ठीक, या फिर हम बोल सकते हैं ऑथराइज्ड बॉडी। अब देखिए रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, एक्ट क्यों बनाए जाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये समझिए कि जो एक्ट होता है और जो रूल्स होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है और ये क्यों बनाए जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं। जो एक्ट होता है, हर एक एक्ट के अंदर क्या बताया जाता है, आपके राइट्स डिफाइन होते हैं, क्या आपके अधिकार हैं, आपके क्या कर्तव्य हैं, आपको ड्यूटीज़ बताई जाती हैं, साथ ही साथ क्या पेनल्टीज़ लगती हैं। ठीक है ना, पेनल्टीज़ ये सब किस में डिफाइन की जाती हैं, एक्ट में। बट रूल्स हमें क्या बताता है, रूल्स हमें बेसिकली बताता है कि क्या इसका प्रोसेस है, मतलब कि जो फाइलिंग का क्या प्रोसेस है, कौन कौन से इसमें फॉर्म यूज़ होते हैं, क्या इसमें फ़ीस लगती है। तो ये पूरा काम जो आता है ये रूल्स के अंदर आता है, और एक्ट के अंदर क्या आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। एक्ट जो है बिना रूल्स के काम नहीं करता है, एक्ट बिना रूल्स के काम नहीं कर सकता जब तक आपको उसमें पूरा प्रोसेस ही नहीं बताएंगे। अब आप बोलेंगे कि ये हमें दोनों चीज़ें अलग अलग बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या हम एक्ट में नहीं ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते थे। लेकिन क्या होता है कि एक्ट ऑलरेडी इतना बड़ा होता है कि अगर उसको हम ये सारी चीज़ें रूल्स भी उसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट बोला एक्ट को हम अलग रखेंगे और हर एक एक्ट के साथ हम अपने खुद के रूल्स भी बनाएंगे। ठीक,
अगर हम ये सारी चीज़ें एक्ट में ही कंबाइन कर देते तो गवर्नमेंट का क्या कहना था, वो बोलती थी ऑलरेडी एक्ट इतना बड़ा होता है, उसके अंदर इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, इतने सारे सेक्शंस होते हैं, और उसमें अगर हम रूल्स भी ऐड कर देंगे तो और ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा और इसका क्या था बेनिफिट था, उन्होंने बोला कि जो रूल्स रहता है इसमें हम रेगुलर बेसिस पे मतलब फ्रीक्वेंटली अमेंडमेंट कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा इसमें बहुत फ्रीक्वेंटली रूल्स में अमेंडमेंट होते रहते हैं, ठीक है। बट जो एक्ट होता है इसमें जो अमेंडमेंट होते हैं बहुत रेयर होते हैं, एक्ट जो होता है इसमें जो अमेंडमेंट होते हैं बहुत रेयर होते हैं, ठीक। आपको समझ में आ गया, रूल्स में फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, एक्ट में बहुत रेयर होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं द पेटेंट्स एक्ट 1970 की। किसकी बात कर रहे हैं? द पेटेंट्स एक्ट 1970। तो इससे रिलेटेड जो रूल्स है वो है द पेटेंट रूल्स 2003। लेकिन 2003 के पहले भी क्या कोई रूल्स था? जी हाँ, बिल्कुल था। क्योंकि जब पेटेंट एक्ट हम बोलते हैं ऐसा कि एक्ट जो है बिना रूल्स के काम नहीं करते हैं, तो जब पेटेंट्स एक्ट 1970 आया तो इसने कैसे काम शुरू कर दिया बिना रूल्स के? तो उस टाइम पर द पेटेंट रूल्स 1972 आया हुआ था, ठीक। लेकिन क्या हुआ, क्या इसमें खामियां थी, क्या इसकी कमियां थी जिसकी वजह से पेटेंट रूल्स 2003 आया? तो वो कमियां क्या थी? सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए, अगर आपको पेटेंट कराने जाना है तो आपको कहाँ जाना होगा? आईपी इंडिया का जो पेटेंट के ऑफिस हैं, बेसिकली 4 ऑफिस हैं, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता, आपको यहीं 4 जगह जाना होगा। तब उस टाइम पर क्या होता था, हर एक चीज़ मैनुअली होती थी, हर एक चीज़ मैनुअली होती थी। आपको हर समय फिजिकली आपको जाना पड़ता था। मान लीजिए सपोज आप नॉर्दर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो रीजन आएगा वो दिल्ली वाला आपका ऑफिस लगेगा, तो आपको हर एक काम के लिए न्यू दिल्ली जाना पड़ता था। हर एक काम के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता था? न्यू दिल्ली। अब आपको मान लीजिए आपको अपना पेटेंट का स्टेटस चेक करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको दिल्ली जाना पड़ना है। आपका अगला क्या आगे क्या कार्रवाई हुई उस पर, या उस पर कुछ रोक लग गई, या उन्होंने रोक दिया, उन्होंने कभी आगे कागज़ नहीं बढ़ाया, फिर आपको जाकर के उनसे पूछना पड़ता था भैया बताओ क्या गलती, फिर वो बताते थे आप एक काम करो ये वाला फॉर्म फिर से बदलाओ। हर एक प्रोसेस जो था पूरी तरह से पूरा प्रोसेस, ये पूरा ऑफलाइन ही पूरा प्रोसेस था, ये सारी चीज़ें ऑफलाइन होती थी। तो उस टाइम पर क्या होता था कि जब ये सारी चीज़ें ऑफलाइन होती थी तो इसकी वजह से क्या होता था, बहुत टाइम लगता था, हर एक प्रोसेस जो था बहुत स्लो था और बहुत डिले होता था। तो जितना भी हमारा प्रोसेस था ये क्या होता था, पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत स्लो था, और इनकी जो कार्रवाई होती थी उसमें बहुत टाइम लग जाता था, कभी कभी तो सालों लग जाते थे, तो इसमें बहुत डिले होता था। तो गवर्नमेंट को भी लगा तो इसमें तो बहुत सारी खामियां हैं, इससे तो कब तक ये काम चलता रहेगा। तो उन्होंने बोला नहीं, अब हम एक काम करते हैं, हम लाते हैं पेटेंट रूल्स 2003। हम क्या लाते हैं? पेटेंट रूल्स 2003। और जो पेटेंट रूल्स 1972 था उसको रिपील कर दिया गया और आ गया पेटेंट रूल्स 2003। अब इसमें ये क्यों लाया गया, क्या इसका बेनिफिट था? सबसे बड़ा बेनिफिट था कि जो प्रोसेस था हमारा, बोला उन्होंने कि ऑफलाइन तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही अब आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मतलब कि पूरा का पूरा प्रोसेस अब डिजिटल हो गया। इससे क्या फ़ायदा मिला? इससे सबसे बड़ा फ़ायदा मिला कि हर एक चीज़ के लिए आपको फिजिकली अपीयर होने की ज़रूरत नहीं थी, हर एक चीज़ के लिए आपको फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं थी, हर एक चीज़ आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, अपना पेटेंट का स्टेटस भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, और जो प्रोसेस था वो प्रोसेस भी हमारा बहुत फास्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब ये पेटेंट रूल्स 2003 क्यों आया। तो हर एक एक्ट के साथ अपने एक रूल्स की ज़रूरत होती है। एक्ट जो होता है वो हमें बताता है कि इसके अंदर क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, क्या क्या इसमें पेनल्टीज़ लग सकती हैं, ये सारी चीज़ें हमें एक्ट बताता है। बट रूल्स बताता है क्या इसका पूरा प्रोसेस होगा, कैसे फाइल करेंगे, क्या सारी चीज़ें होंगी, क्या फॉर्म लगेगा, क्या फीस होगी, ये सब हमें बताता है रूल्स। ठीक, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई कि एक्ट के साथ रूल्स आते हैं। पेटेंट एक्ट आया, उसके साथ अभी कौन सा रूल लागू है तो वो भी आपको पता चल गया, पेटेंट रूल्स 2003। अब हम बात करते हैं कि सपोज़ मान लीजिए आप पेटेंट कराने जाते हैं, तो आप पेटेंट कैसे कराने जाएंगे? उसके 2 तरीके हैं। नंबर 1, पहला तरीका, या तो आप ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, वहाँ से अप्लाई करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से अप्लाई करेंगे। नंबर 2, आप जाएंगे पेटेंट एजेंट के थ्रू। पेटेंट एजेंट ये डिफाइन है सेक्शन नंबर 125 में, सेक्शन नंबर 125 में। ठीक है, सारी चीज़ें आप नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, कुछ भी स्किप नहीं करूंगा, कुछ भी मिस नहीं करिएगा आप भी, और जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन में बताता चलूंगा वो भी आप अपना लिखते चलिएगा।
तो दो तरीके होते हैं आपको अगर पेटेंट कराना। पहला तरीका होता है ऑनलाइन आप करा सकते हैं, जा करके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं, बट ये इतना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इतनी टेक्निकल वहाँ पर लैंग्वेजेस यूज़ की जाती कि आम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो वो क्या करते हैं, वो दूसरा वाला मेथड जो है वही रेफ़र करते हैं। वो बोलते हैं हम पेटेंट एजेंट के पास जाएंगे, उनको अपनी सारी चीज़ें बताएंगे और उसके बाद हम अपना पेटेंट फाइल करेंगे। अब पेटेंट एजेंट बताने के लिए आपको कैसे पता कि पेटेंट एजेंट जेन्युइन है या फेक है, तो ये डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 125 में। इसमें लिखा हुआ है कि रजिस्टर ऑफ पेटेंट एजेंट, सेक्शन 125 में लिखा हुआ है रजिस्टर ऑफ पेटेंट एजेंट, मतलब कि हर एक पेटेंट एजेंट का रजिस्टर मेंटेन रखना है। रजिस्टर मतलब कि उनका रिकॉर्ड। अब ये रिकॉर्ड क्यों रखना है, ये रिकॉर्ड इसलिए रखना है ताकि जो भी जाए, जैसे मैं ही हूँ, मैं जाता हूँ पेटेंट के लिए, तो मैं पहले सबसे पहले पता करूँगा कि मैं ऑनलाइन अप्लाई कर सकता हूँ, मुझे लगा रही तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं जब जाता हूँ, मैं ढूंढता हूँ इनकी वेबसाइट पर जाकर के पेटेंट एजेंट के पास जाता हूँ, तो जब रिकॉर्ड मेंटेन होगा तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ये हैं ऑथराइज्ड पेटेंट एजेंट, तो हम उन्हीं के पास जाएंगे, किसी भी फेक पेटेंट एजेंट के पास नहीं जाएंगे। तो इसलिए रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं द पेटेंट्स एक्ट 1970 की। यहाँ तक तो जो छोटे छोटे आपके मन में डाउट्स आते रहते थे वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए। अब हम बात करने जा रहे हैं पेटेंट्स एक्ट 1970, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहली एक चीज़ ये समझिए, पेटेंट्स एक्ट 1970, ठीक है। टोटल इसमें चैप्टर्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लिखते चलिएगा, मैं बताता चलूँगा। टोटल चैप्टर्स हैं 23, टोटल सेक्शंस हैं हमारे, सेक्शंस हैं 163, जिसमें कि 17 सेक्शंस ओमिट कर दिए गए हैं। ओमिटेड मतलब कि हटा दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्यों किए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए सपोज कि जो है जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो पहले सेक्शन में ऐड कर दिया गया था, पहले पेटेंट एक्ट में ऐड कर दिया गया, बट उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब भी गवर्नमेंट अमेंडमेंट करती है तो अमेंडमेंट के थ्रू ये सारे सेक्शंस या तो हटाए जाते हैं या रिमूव किए जाते हैं। तो ये मोस्टली जो भी सेक्शंस हटाए गए हैं, ये कोई ना कोई अमेंडमेंट हुआ है जिसकी वजह से ये सारे के सारे सेक्शंस हैं, जो 17 सेक्शंस हैं, ये हटाए गए हैं। अब देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी एक्ट में ही अमेंडमेंट हो तो ये सेक्शन हटाया जाए। मान लीजिए कोई ऐसा सेक्शन है जो दूसरे एक्ट से भी को रिलेट करता है, तो उन्होंने दूसरे एक्ट के अमेंडमेंट में अगर वो बोला उन्होंने कि हमको इसको हटाने की ज़रूरत पड़ेगी और वो उन्होंने अमेंडमेंट किया, तो वो सेक्शन यहाँ से भी रिमूव किया जाएगा। जैसे मान लीजिए पेटेंट एक्ट में कोई ऐसी बात करी गई है जो कि जीआई से रिलेटेड है, या मान लीजिए ट्रेडमार्क से रिलेटेड है, लेकिन वो किसी काम की नहीं है, तो ट्रेडमार्क एक्ट में अब उन्होंने बोला हम पेटेंट एक्ट में अमेंडमेंट नहीं करेंगे, हम क्या कर देते हैं, हम ट्रेडमार्क एक्ट में हम अमेंडमेंट कर देते हैं। ट्रेडमार्क एक्ट में हम अमेंडमेंट करेंगे, ट्रेडमार्क एक्ट में, और वो अमेंडमेंट हम यहाँ पर भी लागू कर देंगे, मतलब इस सेक्शन को भी हम रिमूव कर सकते हैं, ऐसा भी हो जाता है। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। टोटल 23 चैप्टर्स हैं, 163 सेक्शंस हैं, 17 सेक्शंस हमारे रिमूव कर दिए गए। कौन कौन से सेक्शंस रिमूव किए गए हैं ये भी आपको जानना जरूरी है, वो पूरी लिस्ट आपके सामने है। देखिए सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 22, सेक्शन नंबर 23, सेक्शन नंबर 24, सेक्शन नंबर 27, आप ये देख सकते हैं। सेक्शन नंबर 112, सेक्शन 116, सेक्शन 117। अब ये देखिए ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट 2021, ये आया था जिसकी वजह से सेक्शन 116 हटाया गया है। ठीक है, आप बात समझ पा रहे हैं। ऐसे ही देखिए सेक्शन, ये सारे सेक्शंस की पूरी लिस्ट दी गई है, टोटल 17 सेक्शंस हैं। सेक्शन 163 लास्ट सेक्शन था जो हटाया गया था। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि ये सारी चीज़ें जो भी एक्ट हमारे हटाए गए हैं ये किसके थ्रू हटाए जाते हैं, मोस्टली अमेंडमेंट्स के थ्रू हटाए जाते हैं। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि पेटेंट्स एक्ट में टोटल कितने अमेंडमेंट हुए हैं। तो टोटल 3 अमेंडमेंट्स हुए हैं पेटेंट एक्ट में। कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, टोटल 3 अमेंडमेंट्स। कौन कौन से हुए, नंबर 1 1999 में। ये क्यों हुआ था, ट्रिप्स के जो भी नॉर्म्स थे या जो भी कंप्लायंस थे उनको फॉलो करने के लिए, ट्रिप्स को फॉलो करने के लिए ये अमेंडमेंट हुआ। ठीक, नेक्स्ट हुआ 2002। ये क्यों हुआ, ये उन्होंने बोला कि जो हमारा टर्म था वो टर्म 14 ईयर्स से बढ़ा करके इन्होंने कर दिया 20 ईयर्स। अब पेटेंट का जो टर्म होता है वो कितना होता है, 20 ईयर्स। मतलब अगर आप रजिस्टर कराने जाएंगे, पेटेंट लेने जाएंगे, तो जो आपको पेटेंट मिलेगा वो कितने ड्यूरेशन के लिए मिलेगा, वैलिड होगा 20 ईयर्स के लिए। और ये कहाँ पर मेंशन है, ये मेंशन है सेक्शन नंबर 53 में। टर्म ऑफ अ पेटेंट, टर्म ऑफ अ पेटेंट कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन नंबर
53 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको स्किप कुछ भी नहीं करना है। मैं बीच बीच में बहुत बहुत ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता चलूँगा, और लास्ट में तो हम लोग सारे सेक्शन रिवाइज करेंगे, तो अगर छूट भी जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा 2005, फिर 2005 में इन्होंने अमेंडमेंट किया। इन्होंने बोला फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, पहले इन्होंने बोला था कि जो भी प्रोसेस है हमारा, हम उसको प्रोसेस को जो है पेटेंट करते हैं, लेकिन उन्होंने इसको अमेंडमेंट कर दिया 2005 में, बोला प्रोसेस ही नहीं, पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है अब इसको भी पेटेंट कराया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल से रिलेटेड जो भी ऐसे प्रोडक्ट हैं, पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है आप इसका भी पेटेंट करा सकते हैं। तो ये बेसिकली 3 अमेंडमेंट्स हुए थे इन पेटेंट्स एक्ट में। ठीक, तो अभी तक जो थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था वो ऑलरेडी मैंने अब आपको दे दिया। अब हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे देखते हैं। आज का जो क्लास रहेगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ पेटेंट, डेफिनेशंस ऑफ मीनिंग, कंडीशंस फॉर पेटेंट प्रोटेक्शन और राइट्स एसोसिएटेड विद पेटेंट। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस और प्रोसेस ऑफ पेटेंटिंग, और साथ में सबसे लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट सेक्शंस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ पेटेंट। आखिरकार ये पेटेंट होता क्या है? तो सबसे पहली चीज़ ये समझिए, मान लीजिए सपोज आप एक कोई भी ऐसा इन्वेंशन या कोई भी ऐसा क्रिएशन आप बनाते हैं, ठीक है, कोई भी आपने क्रिएशन बनाया, आप गए, आपने बोला पेटेंट एजेंट के थ्रू आप गए, आपने बोला हमें इसका पेटेंट कराना है, तो क्या होगा? सबसे पहले वो सारी चीज़ें चेक करी जाएंगी, जो आपने बनाया है ये कैसा है, जो इसकी कंडीशंस होती हैं पेटेंट की, उस कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है तो वहीं से आपको वापस भेज दिया जाएगा, भाई क्यों पेटेंट करा रहे हो, ऑलरेडी ये जो है पहले से हो चुका है। तो आपका कोई ऐसा क्रिएशन जो कि आपके पेटेंट की कंडीशंस को फुलफिल करता है। अब ये कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, अभी हम आगे बात करते हैं। कंडीशंस को फुलफिल करता है, फुलफिल करने के बाद क्या होगा, जब ये देख लिया जाएगा कि अच्छा हाँ ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, जो आपने इन्वेंशन बनाया है, जो आपका क्रिएशन है, मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई है, सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, वो सब सारी चीज़ें चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद, एग्जामिन कौन करता है? कंट्रोलर करता है। वो सारे के सारे जो एग्जामिनर होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने के बाद अगर वो देखते हैं कि हाँ ये वैलिड है, सही पाया जाएगा, तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट को ही बोला जाता है पेटेंट। और अगर हम पेटेंट एक्ट की भाषा में बोलें तो पेटेंट एक्ट की भाषा के अनुसार सेक्शन 21F में ये डिफाइन है कि आपको एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस आपको दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? एक्सक्लूसिव लाइसेंस। यही जो सर्टिफिकेट है इसको ही बोला गया एक्सक्लूसिव लाइसेंस। और ये एक्सक्लूसिव लाइसेंस आपको दे दिया जाएगा, मतलब आपको क्या दे दिया जाएगा? पेटेंट दे दिया जाएगा। तो ये जो एक्सक्लूसिव लाइसेंस, एक्सक्लूसिव मतलब कि एकाधिकार, एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आप उसको चाहें तो सेल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दूसरे लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें आपको दे दी जाएंगी, उसके तहत आपको राइट्स दे दिए जाएंगे। सो एक्सक्लूसिव लाइसेंस जो आपको मिलेगा, मैंने आपको क्या बोला, आपने कोई क्रिएशन बनाया, आपने उसके बाद चेक किया, आप जाएंगे पेटेंट एजेंट के पास, वो सारी कंडीशंस देखेंगे, फुलफिल कर रहा है आपका जो भी पेटेंट की कंडीशंस हैं। फुलफिल करने के बाद फिर एग्जामिन उसको चेक करते हैं और देखते हैं कि अगर ये वैलिड है और एकदम 100% वैलिड है, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, तो आपको एक पेटेंट का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और पेटेंट एक्ट की भाषा में उसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव लाइसेंस। आपको एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिल जाएगा, आपको एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिल जाएगा जिस पे सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार होगा। एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिल जाएगा और उसी को उन्होंने बोला कि हम इसको बोलेंगे पेटेंट। ठीक, एक्सक्लूसिव लाइसेंस बोलिए या फिर सर्टिफिकेट बोलिए, एक ही चीज़ है। मतलब पेटेंट एक्ट की भाषा में अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे आपको एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस दे दिया जाएगा और उसमें आपको सारे अधिकार दे दिए जाएंगे। और यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, सेक्शन नंबर 21F। एक्सक्लूसिव लाइसेंस मीन्स a license from a patentee which confers on the licensee and persons authorized by him to the exclusion of all other persons including the patentee any right in respect of the patented invention and exclusive licensee shall be construed accordingly। मतलब कि एकाधिकार, सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार होगा, जो भी आपका ऑथराइज्ड पर्सन है जिसका वो पेटेंट जिसके लिए रजिस्टर किया गया है उसको वो एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया जाएगा जिस पर पूरी तरह से आपका अधिकार होगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं पेटेंट के लिए, ऐसी क्या कंडीशंस होती हैं जिससे हम चेक करते हैं कि ये पेटेंट के लिए क्राइटेरिया, पेटेंट का जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा मेंशन है, देयर इज अ सेट क्राइटेरियन एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 21J ऑफ द पेटेंट्स एक्ट 1970 विच मस्ट बी
फुलफिल्ड फॉर अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस टू क्वालिफाई फॉर द ग्रांट ऑफ अ पेटेंट। अब थोड़ा सा इसको समझिए कि ये हम बात कर रहे हैं कंडीशन ऑफ फॉर पेटेंट प्रोटेक्शन। अब यहाँ पर देखिए जो 21J सेक्शन है ये क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है इन्वेंशन। इन्वेंशन चलिए अब आगे अभी हम बात करते हैं जो भी हमारे एक्ट होते हैं, हर एक एक्ट के अंदर चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के अंदर सेक्शन होते हैं, और जो भी चैप्टर्स आपके मिलेंगे आप देखिएगा, कोशिश करिएगा जो भी हमारे फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स होते हैं किसी भी एक्ट के जो शुरुआत के 2 चैप्टर्स होते हैं इनमें बेसिकली डिफाइन होती हैं आपकी सबकी डेफिनीशन। क्या डिफाइन होती हैं? डेफिनीशन। अभी हम लोग आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। सो शुरुआत के जो भी आपके फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर है मोस्टली उसमें आपको डेफिनेशन, उसकी मीनिंग, ये सब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सो सेक्शन नंबर 21J क्या डिफाइन करता है? इन्वेंशन। वहाँ पर कौन सा वर्ड मेंशन है? इन्वेंशन, मतलब कि इसका मीनिंग दिया गया है। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए पेटेंट के लिए। वो बोल रहा है कि एक सेट क्राइटेरिया है जो कि सेक्शन नंबर 21J में बताया गया है कि इन्वेंशन कैसा होना चाहिए। तो वो क्राइटेरिया क्या होता है? वो होता है कि आपका पहली चीज़ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नया होना चाहिए, न्यू, नॉवेल्टी, एकदम नया होना चाहिए, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होना चाहिए, एकदम नया होना चाहिए। इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए। इन्वेंटिव स्टेप मतलब कि आपने जो बनाया है, जो टेक्नोलॉजी आपने ईजाद करी है या कोई आपने प्रोडक्ट बनाया है, तो क्या आपने कहाँ से शुरुआत करी, उसके पूरे के पूरे इन्वेंटिव स्टेप। देखिए पेटेंट आपको कब मिलता है? जब अपनी आप सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्लोज करते हैं पब्लिक डोमेन में। तो जब आप सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं तो उसी में आपका स्टेप होता है इन्वेंटिव स्टेप। मतलब आपने कहाँ से शुरुआत करी, आपके माइंड में थॉट आया, आपके माइंड में थॉट आया, क्या थॉट आया, फिर क्या थॉट आने के बाद आपने अगला नेक्स्ट प्रोसेस क्या किया। आपने बोला अच्छा ठीक है मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो उसके लिए, प्रोडक्ट के लिए बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ सामान चाहिए होगा, फिर आपने उसकी सर्च करी होगी, आपने कहाँ से सारी चीज़ें पढ़ी, कहाँ से आपने सर्च करी, फिर वो प्रोडक्ट आपने कहाँ से इकट्ठे किए, कहाँ से आपको प्रोडक्ट मिले, कैसे आपने अपना पूरा का पूरा प्रोडक्ट लास्ट में बनाया। मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा का पूरा जो आपका इन्वेंटिव स्टेप है, आपका प्रोडक्ट बनाने में जितने स्टेप्स यूज हुए वो सारे के सारे स्टेप्स आपको बताने होंगे। तो समझ में आ गया? पहली चीज़ नॉवेल्टी होना चाहिए, नया होना चाहिए। दूसरा इन्वेंटिव स्टेप्स होने चाहिए, मतलब ये सारे स्टेप्स आपको बताने होंगे। तीसरा कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मतलब इंडस्ट्री में वो अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इंडस्ट्री इन द सेंस ये हम बोल सकते हैं बिजनेस में। अब पता चला आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिसका बिजनेस में कोई यूज़ ही नहीं है, मतलब कोई उसको यूज़ ही नहीं करना चाहता, किसी इंडस्ट्री के लिए वो यूज़फुल है ही नहीं, तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। चाहे कितना भी नया आपका इन्वेंशन हो, चाहे कितना भी नया आपका इन्वेंशन हो, लेकिन उसका कोई यूज़ ही नहीं है मार्केट में, कोई उसको अप्लाई ही नहीं करना चाहता, कोई अपनी इंडस्ट्री में लेना ही नहीं चाहता है, तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। सो बेसिकली ये 3 क्राइटेरिया होते हैं, नॉवेल्टी, नया होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, और कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्री में अप्लाई किया जा सके। तो अगर आपका ये ऐसा कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो आपको पेटेंट दिया जा सकता है या दिया जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये होती हैं इसकी कंडीशंस। अब कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या चीज़ डिफाइन है यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 21J यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेंशन, और मैंने आपको क्या बोला, चैप्टर 1 और 2 में क्या डिफाइन होता है? डेफिनीशन। ठीक है, अब देखिए इसका एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ नीचे देखिए सेक्शन नंबर 21B, यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है? कंट्रोलर मीन्स द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स। और नीचे देखिए मैंने लिखा हुआ है रेफर सेक्शन 73 चैप्टर 14। मतलब अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये चैप्टर सेकंड में और इसके सेक्शन नंबर 21B में भी डिफाइन किया गया है कंट्रोलर, और सेक्शन नंबर 73 में भी दिया गया है चैप्टर 14 में। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अब हमारे समझ में नहीं आएगा कि इसका क्या मतलब है। तो देखिए जो हमारा सेक्शन 73 चैप्टर 14 है, यहाँ पर जो कंट्रोलर की बात की गई है, यहाँ पर उनको क्या क्या उनका फंक्शनल है, क्या फंक्शंस हैं उनके, क्या राइट्स हैं, सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें बताई गई। लेकिन जो शुरुआत के जो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर होते हैं ये बेसिकली डेफिनीशन के लिए होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डेफिनीशन दी है। कंट्रोलर का मतलब क्या है? मतलब उन्होंने बोला है पूरे एक्ट में जहां पर भी कंट्रोलर वर्ड आएगा, पूरे एक्ट में जहां पर भी कंट्रोलर वर्ड आएगा तो उसका मतलब ही होगा कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क, CGPDTM। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि ये यहाँ पर भी आ रहा है, वहाँ पर भी आ रहा है। हर एक चीज़ का अपना अपना एक एक मतलब है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। तो अब ये देखिए शुरुआत करते हैं सेक्शन नंबर 21J इन्वेंशन। इन्वेंशन मीन्स अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस
इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। मतलब ये जो इसका क्राइटेरिया है, जो कंडीशन है, ये पूरी कंडीशन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि बताइए पेटेंट के लिए जो कंडीशंस होती हैं ये बताइए कि किस सेक्शन में ये डिफाइन की गई है, तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन नंबर 21J में ये पूरा का पूरा इसकी कंडीशन आपकी डिफाइन की गई है। सेक्शन नंबर 21J में यहाँ पर पूरी की पूरी आपकी कंडीशन डिफाइन की गई है। सो ये आपको समझ में आ गया। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए पेटेंट के लिए जो कंडीशन डिफाइन की गई है वो कहाँ पर डिफाइन की गई है, किस सेक्शन में डिफाइन की गई है, तो आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा सेक्शन नंबर 21J। क्लियर लिखा हुआ है सेक्शन 21J में क्लियर लिखा है जो इन्वेंशन है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ही यही है, इन्वेंशन मीन्स ऐसा इन्वेंशन जो एक न्यू प्रोडक्ट होना चाहिए या प्रोसेस होना चाहिए, इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप, जिसमें इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए और ये कैपेबल हो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। मतलब यहाँ पर डिफाइन कर दी गई है इन्वेंशन का मतलब, वो इन्वेंशन कैसा होना चाहिए। तो आपसे पूछ सकता है पेटेंट की कंडीशन कहाँ पर डिफाइन है या इन्वेंशन कहाँ पर डिफाइन है, तो सेक्शन नंबर 21J में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। अब जो इन्वेंटिव स्टेप है, ये जो इन्वेंटिव स्टेप की हमने बात करी, ये क्या होता है जो मैंने आपको बताया अभी डिटेल में शुरुआत से लेकर आखिरी तक। ये कहाँ पर मेंशन है, ये है मेंशन सेक्शन नंबर 21JA में। कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन नंबर 21JA में। यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वेंटिव स्टेप मीन्स अ फीचर ऑफ एन इन्वेंशन दैट इन्वॉल्व्स technical advance as compared to the existing knowledge or having economic significance or both, and that makes the invention not obvious to a person skilled in the art। सीधा सा मतलब है कि आपको हर एक चीज़ उसका क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो सकता है, क्या क्या आपने नॉलेज उसमें यूज़ करी है, जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। वो सब किस में आ जाती है, इन्वेंटिव स्टेप में। नेक्स्ट आता है कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जो इसमें यहाँ पर डिफाइन है कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये मेंशन है सेक्शन नंबर 21AC में। ठीक, क्या लिखा हुआ है, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इन रिलेशन टू एन इन्वेंशन मीन्स दैट द इन्वेंशन इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड और यूज्ड इन एन इंडस्ट्री। तो ये बेसिकली क्राइटेरिया है, यही इसकी कंडीशन है और यही इन्वेंशन का मतलब है। समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए मैंने आपको बताया आपको क्या करना होता है, या तो आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है ऑफिशियल वेबसाइट पर, या फिर आप जा सकते हैं पेटेंट एजेंट के थ्रू। तो अब बात हो रही है पेटेंट एजेंट की, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए पेटेंट एजेंट कहाँ पर डिफाइन है इस एक्ट में। तो चैप्टर नंबर 21 के सेक्शन नंबर 125 में रजिस्टर ऑफ पेटेंट एजेंट ऐसा बोला गया है कि आपको हर एक पेटेंट एजेंट का रजिस्टर मेंटेन करना होगा या रिकॉर्ड रखना होगा, जिससे कि जो भी आ रहा है पेटेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराने तो वो सही और ऑथराइज्ड पेटेंट एजेंट का पता लगा सके, इसलिए उनका रिकॉर्ड रखना जरूरी है। इसमें इनकी सारी चीज़ें रहती हैं, इस रिकॉर्ड में इनकी सारी चीज़ें रहती हैं, इनका स्टेटस भी रहता है साथ ही साथ, ये एक्टिव है कि इनको हटाया जा चुका है या रीस्टोर किया गया है, सारी चीज़ें इनकी सब कुछ उसमें रजिस्टर में मेंटेन रहती हैं। क्या उनका नाम है, क्या इनका एड्रेस है, क्या इनका लाइसेंस नंबर है, सब कुछ मेंशन वहाँ पे आपका मेंटेन रहता है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड। ठीक, उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 21B कंट्रोलर। कंट्रोलर का मतलब है द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क्स। जब भी कंट्रोलर की बात होगी तो वहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। सिंपल अभी बहुत बेसिक टर्म्स बता रहा हूँ, बेसिक आपको सेक्शंस बता रहा हूँ। अभी हम लोग इतना डीप में नहीं जाएंगे, जब हम लोग आगे फर्दर क्लासेस करेंगे, जब इसकी नेक्स्ट क्लास देखेंगे और उसके बाद लास्ट क्लास देखेंगे, तब वहाँ सारे सेक्शन हम लोग रिवाइज करेंगे और सारे सेक्शन हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। अब बात आती है कि ये तो हो गई कंडीशन, अब आपको क्या क्या अधिकार मिलते हैं इसके साथ, जो राइट्स एसोसिएटेड हैं पेटेंट के साथ, वो कहाँ पर मेंशन है, वो मेंशन है सेक्शन नंबर 48 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी सेक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरे वीडियो लेक्चर्स में, वो वही सेक्शंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक्ट तो अब इतना बड़ा है, अब इतने सारे एक्ट हैं, आपको क्या पूरे एक्ट पूरे सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे? नहीं, मैं आपको वही एक्ट और वही सेक्शन पढ़ाऊंगा, मतलब एक्ट के अंदर वो सारे सेक्शन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़फुल है और जो कई बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में और वही पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या राइट्स आपको मिलते हैं, इसमें बोला गया है द पेटेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द लॉ स्टेट्स दैट द इन्वेंशन कैन नॉट बी कमर्शियली मेड। कमर्शियली नहीं बन सकता है, यूज़ नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, इंपोर्ट नहीं होना चाहिए और किसी दूसरे के द्वारा सोल्ड नहीं होना चाहिए विदाउट द पेटेंट ओनर्स कंसेंट। सो बेसिकली ये आपको राइट्स दिए जाते हैं।
ये आपको राइट्स दिए जाते हैं बिना आपकी परमिशन के। कोई इसको ना तो कमर्शियली बना सकता है, ना बेच सकता है, ना इसका प्रयोग कर सकता है, ना इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ना ही इसको इंपोर्ट कर सकता है। ना पेटेंट ओनर मे परमिट अदर पार्टीज टू यूज द इन्वेंशन। आप चाहें तो किसी दूसरी पार्टी को एक परमिट दे सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं, या म्यूचुअली एग्री कर सकते हैं, एक दूसरे से टाई अप कर सकते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है पेटेंट ओनर के ऊपर। ठीक, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द पेटेंट राइट्स आर निगेटिव राइट्स एज द ओनर इज रिस्ट्रिक्टिंग अदर्स फ्रॉम यूजिंग द पेटेंट इन एनी मैनर विदाउट हिज प्रायर परमिशन। तो कभी कभी ये भी बोला जाता है कि जो पेटेंट राइट्स होते हैं इनको ये बोला जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेटेंट राइट्स जो है ये किस तरह का राइट्स है, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज अ निगेटिव राइट्स। अब आप बोलेंगे निगेटिव राइट्स क्यों है? आप सीधी सी बात आप ये सोचिए कि आपने कोई चीज़ बनाई, ठीक, आपको ये अधिकार मिल गया कि कोई दूसरा आदमी बिना आपकी परमिशन के उसको यूज ही नहीं कर पा रहा है। आप समझ रहे हैं? मतलब आप दूसरे को उससे रोक रहे हैं, आप दूसरे को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मतलब कि हर एक चीज़ के लिए आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, नहीं मैं तुम्हें यूज़ ही नहीं करने दूंगा, मैं तुमको परमिशन ही नहीं दूंगा। तो एक तरह से नेगेटिव राइट्स ही तो हुआ कि आप सामने वाले को रोक रहे हैं, आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से क्या हुआ? ये आपका नेगेटिव राइट्स हुआ। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था, 4 ऑप्शन आए थे उसमें कि पेटेंट राइट्स किस तरह का राइट्स है। करेक्ट आंसर था आपका नेगेटिव राइट्स। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये सारे राइट्स जो हैं एसोसिएटेड हैं पेटेंट के साथ, मतलब आपको ये सारे अधिकार मिलते हैं। और ये कहाँ पर मेंशन है? सेक्शन नंबर 48 में। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से सेक्शन पढ़ लिए आपको मैंने सारे बता दिए। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन नंबर 21F। 21F के बाद हमने पढ़ा 21J। उसके बाद हम लोग कौन कौन से देखे? 21JA, 21AC, 21B और सेक्शन नंबर 125, और उसके बाद सेक्शन नंबर 48। एक एक करके यहाँ लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले सेक्शन नंबर 21F। अगर आपको याद है वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से लिखता चलिएगा कि ये किसके लिए था। सेक्शन नंबर 21J, 21JA, 21AC, 21B और उसके बाद सेक्शन नंबर 125, सेक्शन नंबर 48 और सेक्शन नंबर 53। ये आज की क्लास में हम लोगों ने ये इतने सेक्शन बीच बीच में क्लास के बीच में ही डिस्कस किए हैं। आपको सारे के सारे अब समझ में आ गए होंगे कौन कौन से डिस्कस किए। सेक्शन 21F एक्सक्लूसिव लाइसेंस। सेक्शन 21J किसकी बात करी थी भाई मेरे? इन्वेंशन, मतलब पेटेंट का जो कंडीशन है वो यहाँ पर डिफाइन है सेक्शन नंबर 21J में। इसके बाद सेक्शन सेक्शन 21JA, यहाँ पर क्या डिफाइन है? यहाँ पर डिफाइन है इन्वेंटिव स्टेप, इन्वेंटिव स्टेप। सेक्शन नंबर 21AC, यहाँ पे क्या डिफाइन है? यहाँ पर डिफाइन है कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। सेक्शन नंबर 21B, यहाँ पे क्या डिफाइन है? यहाँ पे डिफाइन है कंट्रोलर का मतलब, कंट्रोलर मींस कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। सेक्शन नंबर 125, यहाँ पर हमने किसकी बात करी? यहाँ पर हमने बात करी पेटेंट एजेंट की। सेक्शन नंबर 48, यहाँ पर हमने किसकी बात करी? यहाँ पर हमने बात करी राइट्स ऑफ द पेटेंटी, पेटेंटी के क्या अधिकार हैं, राइट्स एसोसिएटेड विद पेटेंट। सेक्शन नंबर 53 अभी हमने बीच में आपसे बात करी थी, यहाँ पर किसकी बात करी थी? टर्म ऑफ अ पेटेंट। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज की क्लास का हमारा पूरा का पूरा समरी यही है, जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो सारा का सारा यहाँ पर है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे इसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे फाइल किया जाता है, कौन कौन से फॉर्म्स यूज़ होते हैं, क्या क्या इसका एप्लीकेशन फीस है, और उसके बाद और जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो सारे के सारे हम वहाँ पर कवर करेंगे। अभी तक के लिए मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ जो सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो हमें कवर करने हैं वो सारे यहाँ पर मैंशन हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शंस, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, और ये मोस्टली हर एग्जाम में यही सेक्शंस आपके पूछे जाते हैं। पेटेंट एक्ट के सबसे ज़्यादा जो सेक्शंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे यही पूछे जाते हैं। टोटल सेक्शन 163 हैं, जिसमें कि आपको पता है कि 17 सेक्शंस ओमिटेड हैं। ठीक, अब हम अगली क्लास में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, और उसके बाद थर्ड क्लास में ये जितने भी हमारे सेक्शंस हैं इनको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, प्लस साथ में रिवीजन करेंगे, और इस तरह से हमारा पेटेंट एक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट एक्ट में। आई होप, मुझे लगता है कि ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको मज़ा आया होगा, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।